नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति होगी इस दोहे में? तो विकल्प में है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो कबीरदास की इस पंक्ति में जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, व्यंजना। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो विकल्प में है क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। 21वीं सदी का लड़का, यह जो है क्षमा शर्मा की कहानी है। क्षमा शर्मा, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षमा शर्मा। काला कानून, कस्बे की लड़की, थैंक यू, सद्दाम हुसैन, लव स्टोरीज आदि ये सभी जो हैं क्षमा शर्मा की कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो विकल्प में है घड़े से पानी गिरना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित होना या फिर अत्यंत लज्जित होना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत लज्जित होना। विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है जो विदेशी भाषा का है? तो विकल्प में है कतार, पंक्ति, श्रेणी या फिर श्रृंखला। तो कतार जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कतार। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रासन के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़ग बहादुर मल्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बूढ़े मुँह मुहासे जो है यह राधा चरण गोस्वामी कृत प्रहसन है, राधा चरण गोस्वामी। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रहसन में हिंदू मुस्लिम किसान एक साथ मिलकर जमींदार के प्रति विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। किसानों की समस्याओं में कोई धार्मिक भेद नहीं है। राधा चरण गोस्वामी हिंदी के प्रथम जो है समस्या मूलक उपन्यासकार थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा वह वाक्य है? तो विकल्प में है शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है या फिर लड़का बाजार से लौटा। तो किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़का बाजार से लौटा। इसमें अपादान कारक है क्योंकि लड़का कहीं से आ रहा है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं कौन है? हिंदी के बताना है, तो विकल्प में है भिखारी दास, केशव दास, मतीराम या फिर चिंतामणि। तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास जी हैं, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। इनकी रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया में अलंकार, काव्य दोष, कवियों के गुण दोष आदि का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। नरसिंह जी का मायरा यह भक्तिकालीन कवियत्री मीराबाई की रचना है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई ने जो है गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा पद और कुछ फुटकल पद की रचना की हैं मीराबाई। अगला प्रश्न है, दोपहर में समास है। कौन सा समास होगा दोपहर में? तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद जो है संख्यावाचक
हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे दोपहर, नवरत्न, शताब्दी, त्रिफला, सप्ताह। तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। कौन सी कृति है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे चिदंबरा की बात हो रही है, क्योंकि विकल्प में चिदंबरा ही है जिस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस वर्ष मिला है? तो 1968 ईस्वी में मिला है इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिदंबरा। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इक बार। चलिए इसका विकल्प देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। उपर्युक्त दोहे में अलंकार बताना है, तो कौन सा अलंकार होगा? तो विकल्प में है परिसंख्या, मुद्रा, यथासंख्य या फिर विभावना। तो यथासंख्य का अर्थ ही होता है क्रम के अनुसार। इस अलंकार में एक क्रम से भिन्न अर्थ वाले कुछ शब्द कहे जाते हैं, फिर उसी क्रम में दूसरे शब्दों से अन्वय किया जाता है। तो इस प्रश्न में जो है यथासंख्यक अलंकार होगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो विकल्प में है निसारह रजाई, शिरस्कम शिखा, उष्णिसम पगड़ी, उत्तरीय चादर। तो कौन सा युग्म जो है गलत है? तो शिरस्कम जो है शिखा अर्थ की दृष्टि से गलत है। तो शिरस्कम मीन्स क्या होता है? यह जो है युग्म गलत है। शिरस्कम शिखा नहीं, पगड़ी होता है, पगड़ी टोपी ये सब हो सकता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है। चाय कैसा शब्द है? तो जापानी, चीनी, जर्मन या फिर पुर्तगाली। तो जो चाय है चीनी शब्द है, तो चाय बनती है बिना चीनी के नहीं बनती है, तो इससे भी आप लोग याद रखिए, चाय जो है चीनी शब्द है। तो इसका हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर, चीनी। अगला प्रश्न है, वार्य शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है वारिणी, वारिणी, वारणः या फिर वारणा। 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारिणी, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो यह प्रश्न जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया था 2021 में। तो चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प में है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, यह जो है राजेश जोशी की रचना है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजेश जोशी। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी, यह जो है राजेश जोशी द्वारा रचित कविता संग्रह है। और समर गाथा जो है यह जोशी जी की लंबी कविता है, समर गाथा। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो विकल्प में है श्लेष, विरोधाभास, विभावना या फिर विशेषोक्ति। तो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होना जो है विभावना अलंकार का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, बिनु पग चले बन सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। यह जो विभावना अलंकार का जो बहुत अच्छा उदाहरण है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
स्क्रीन थोड़ी हिल गई थी मेरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुझाव। इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़े हैं, इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, यह प्रश्न दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो इसके हिसाब यह प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, कौन सा है? तो विकल्प में है ऊँट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, सूर का भीरू, साण का साणनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यह जो है साण का विलोम शब्द सारणी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो विकल्प में है मधुने, मधुना, मधो, मधुनः। 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा मधुनः, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुनः। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र हैं और नरेश मेहता हैं। चलिए विकल्प और देखते हैं इसका। अज्ञे जी हैं और रघुवीर सहाय हैं। तो यह जो है किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अज्ञे जी का, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगवाद नाम को अनुप्रयुक्त मानते हुए दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेरक की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। तो यह कथन जो है अज्ञे जी का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अज्ञे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं, कौन है? यह किसका कथन है? तो विकल्प में हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बच्चन सिंह का है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह।
अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? तो विकल्प में है उत्प्रेक्षा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति या फिर अपनहुति अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ उपमेय का वर्ण को असत्य दिखाकर उसका निषेध करते हुए अन्य उपमान को बाद में रखा जाए तो वहाँ पे होता है अपनहुति अलंकार। उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अपनहुति अलंकार। अगला प्रश्न है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। तो विकल्प में है तिष्ठेयुः, तिष्ठाव, तिष्ठत या फिर तिष्ठेत। तो तिष्ठेयु होगा इसका बहुवचन, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तो यह तो बहुत इजी सा प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होगा। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई हैं। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई का यह निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें? तो विकल्प में है संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक और करण कारक। तो इसमें जो है करण कारक का प्रयोग हुआ है, विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर का उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? तो विकल्प में है प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति या फिर अक्लमंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास होगा? तो विकल्प में है रातों रात, कपड़छन, मनमाना या फिर ठकुर सुहाती। तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग में समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात में जो है अव्ययी भाव मनमाना में भी हो जाएगा मन के अनुसार। इस प्रश्न में दो विकल्प जो हैं ए और सी दोनों सही हैं, तो यह प्रश्न ही गलत है। चलिए, ये दोनों विकल्प सही हैं, ए और सी। इसके उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए किसकी रचना है यह? इंद्रावती नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती कुतुबन। तो मधुमालती जो है यह कुतुबन की रचना नहीं। मधुमालती के रचनाकार मंझन है, न कि कुतुबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। कुतुबन की रचना मृगावती है। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर यात्रा वृत्तांत। तो किन्नर देश में किस विधा की रचना बताना है। तो किन्नर देश में जो है यात्रा वृत्तांत यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। जो किन्नर देश में यह इसकी रचना किसने की है? तो यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इनके अन्य यात्रा वृत्तांतों में है मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने। ये सभी जो हैं इनके यात्रा वृत्तांत हैं राहुल सांकृत्यायन जी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध बताना है। तो विकल्प में है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ,
मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। अगला विकल्प इसका देखते हैं। शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विकल्प में है उपमेय उपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या फिर अन्वय अलंकार। तो जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब उपमेय की समता से कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अन्वय अलंकार होता है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अन्वय अलंकार। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो विकल्प में है शंकुक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त या फिर भट्टनायक। तो आचार्य शंकुक ने जो है न्याय दर्शन के समर्थक थे। इसी न्याय शास्त्र के आधार पर उन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। इनका मत अनुमतिवाद नाम से विख्यात है। चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर शंकुक ने व्याख्या की थी। तो जैसे जिस प्रकार चित्र में अंकित तुरंग को हम वास्तविक घोड़ा ही समझ लेते हैं, उसी प्रकार मूल नायक का अभिनय करने वाले अभिनेता को भी हम मूल नायक ही समझ लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए शंकुक। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द होगा। जो कम खर्च करता है उसके लिए होता है मितव्ययी। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र देव या फिर भिखारी दास। तो देव ने जो है छल नामक 34वें संचारी भाव को प्रचारित किया था। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देव ने। अगला प्रश्न है, अजीर शब्द का अर्थ है। अजीर किसे कहा जाता है? तो विकल्प में है युवा, आंगन, वार्धक्य या फिर जरा अवस्था। तो अजीर जो है आंगन को कहा जाता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाए, आंगन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो कौन नहीं है? तो विकल्प में हम बिस्वाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या फिर विसर्जन। तो प्रभात फेरी जो है नरेंद्र शर्मा की रचना है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ मिश्र प्रभात, मोहनलाल महतो, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी प्रभात फेरी। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो विकल्प में है महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्यपदी या फिर अष्टाध्यायी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी छंदोग्य उपनिषद। 12वें छंद है, यह किस प्रकार का छंद है 12वें? तो विकल्प में है सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक या फिर अर्ध विषम मात्रिक। तो 12वें जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 12,
तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अर्धसम मात्रिक। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है तो क्या है? विकल्प देखते हैं। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो शुद्ध बताना है लिंग के हिसाब से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दही खट्टा होता है। यह हमेशा पुल्लिंग होता है, दही। अगला प्रश्न है, कान्हा शब्द है, यह किस प्रकार का शब्द है? कान्हा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम या फिर अर्ध तद्भव? तो कान्हा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कृष्ण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तद्भव शब्द है यह। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो विकल्प में है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बांग्ला या फिर फारसी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष महाप्राण ध्वनि बताना है। तो विकल्प में ख, क, ड या फिर ध। तो ख जो है यह महाप्राण ध्वनि है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो विकल्प में है माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव या फिर वात्सल्य भाव। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य भाव, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गीत नाट्य नहीं है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनग, धर्मवीर भारती का अंधा युग, सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना। तो गीत नाट्य नहीं है ये बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत कृत ज्योत्सना जो है रेडियो रूपक है। इसमें आंगिक अभिनय की अपेक्षा ध्वनि के उतार चढ़ाव की सहायता से उपयुक्त वातावरण सृजन और अभिनय किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।